हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले देखते हैं कि नेशन का क्या मतलब है। नेशन का मतलब है जब हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट हो जिससे लगे कि ये देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं, तब जाके उस देश को हम बोलते हैं नेशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब है कि फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्रांति आया जिसकी वजह से फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था वो बदल कर डेमोक्रेसी सिस्टम में हो गया। 1789 और 1789 से पहले जो फ्रांस था वो फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब कि वो राजा के अंडर था। और उस दौरान जो राजा थे उनका नाम था लुइस 16 और उनके पूरे साम्राज्य का जो नाम था वो था बर्बन डायनेस्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ वो एक पहला ऐसा एक इंसिडेंस था जिसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिएट होना शुरू हुआ। 14 जुलाई 1789 इस टाइम में क्या है, जो लोग थे उन्होंने मिलकर बस्टाइल प्रिजन जो कि पेरिस में बनाया था उस चीज को उन्होंने तोड़ा। और उनका ये नफरत करने का कारण था कि उनको लगता था कि हम राजा को तो मार नहीं सकते, क्यों ना राजा की जो चीज है उसको तबाह कर दे। अगर राजा की चीज को तबाह कर दिया इसका मतलब राजा को भी मार दिया। तो उनको लगता था कि जो बस्टाइल प्रिजन है वो डेस्पोटिक पावर, मतलब एब्सोल्यूट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उस बस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट के साथ बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, और जिसकी वजह से जो पावर था मोनार्की सिस्टम के हाथ से फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया। अगर सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे खत्म होकर किस में बदल गया, डेमोक्रेसी सिस्टम में बदल गया। और फ्रेंच के जो लोग थे वो और डिमांड कर रहे थे कि भाई मोनार्की सिस्टम को टोटली एबॉलिश कर दे, मतलब खत्म कर दे, और स्टार्ट करे डेमोक्रेसी को। इसी हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है इस पेपर में कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। मतलब ये है कि कौन कौन से चेंजेस आना शुरू हुआ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो आपका सिंपल आंसर यही है कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन वेकअप ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉर्जेनिटी, मतलब पावर, फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब वही है कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के दौरान मोनार्की सिस्टम की जो भी पावर थी वो फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया, मतलब मोनार्की खत्म हो गया, डेमोक्रेसी स्टार्ट होना शुरू। अब आगे द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू सिंबलाइज नेशनलिज्म और कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल्स। मतलब जो फ्रांस के अंदर जो लोग क्रांति कर रहे थे, मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, उन्होंने फ्रेंच पीपल के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करने के लिए, मतलब देश के प्रति भावना पैदा करने के लिए क्या क्या चीज उन्होंने प्रैक्टिसेस मतलब किया और पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, द आइडिया ऑफ ला पैत्री। ला पैत्री का मतलब है उन्होंने बोला कि ये देश तुम्हारा है, और ला सिटियोन का मतलब है कि तुम इस देश के नागरिक हो। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक न्यू फ्लैग को इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि आपको पता ही है, रेड, व्हाइट और ब्लू कलर का उन्होंने एक ट्राई कलर को इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने वो जो ट्राई कलर था उसको अडॉप्ट किया, बट उन्होंने रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब किसकी जगह वो लेकर आए, रॉयल स्टैंडर्ड। आपको दिखाता हूँ रॉयल स्टैंडर्ड क्या है। ये झंडा था पहले फ्रांस का, लोगों ने इस फ्रांस के झंडे को हटाकर जो ट्राई कलर वाला झंडा था उसको अडॉप्ट किया। तीसरा चीज उन्होंने न्यू कॉमन हाइमन वॉज कंपोस्ट। हाइमन्स मतलब भजन, उन्होंने भजन मतलब कि नए नए गाने कंपोस्ट किए। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करते हुए, टू मैत्रियस, मतलब जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, क्या, आजादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उन सब के लिए उन्होंने हाइमन्स मतलब बनाए। अगला है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि सबके लिए एक कानून बनाया जो कि सारे सिटीजन के ऊपर क्या सेम अप्लाई होंगे।
अगला उन्होंने क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वॉज अबॉलिश। जैसे कि आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश जाते समय हमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब कुछ चीजों के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इस कस्टम ड्यूटी और ड्यूज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उन्होंने इसी के साथ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट का मतलब ये है कि आप मान लो कि कोई देश के अंदर 1 किलो कुछ और होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो कि हमारा जो देश है उसमें एक बुक जो है वो 1 किलो मानते हैं, वैसे ही मान लो कोई दूसरी देश में है, वो 1 किलो का मतलब मान लो कि एक पेंसिल है। तो ऐसा अलग अलग जो सिस्टम चलता था, उस चीज को क्या किया उन्होंने, यूनिफॉर्म कर दिया। मतलब 1 किलो अगर इधर सेम है तो उधर भी 1 किलो को क्या होगा, सेम ही चीज यूज करेंगे। वैसे ही मेजर्स वॉज अडॉप्ट। मेजर्स का मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा कई जगह में 25 गज मिलकर एक मरला बनता है, वैसे कहीं पे सुना होगा कि 20 गज मिलकर एक मरला होता है। हर अलग अलग जगहों में क्या होता है कि जो ये मरला वाला सिस्टम है वो अलग अलग होता है। तो इसी चीज को क्या किया फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने, सारी जगह सेम कर दिया। अब फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो मेड कर दिया नेशनल और कॉमन लैंग्वेज। और उन्होंने क्या किया, जो रीजनल लैंग्वेज जो था, जैसे कि उनके कोई भी हमारे नॉर्मल जो बोलचाल होता है उसको उन्होंने बोला कि बोलना नहीं है, और फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, जो कि सारे बोलेंगे। अब जो ई स्टेट जनरल, आपको पता नहीं है जैसे हमारे इधर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही फ्रांस के अंदर क्या होता है, ई स्टेट जनरल, मतलब एक तरह से मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ये। उसमें क्या हुआ कि फ्रेंच पीपल के द्वारा अब उधर क्या बंदे चुने जा रहे थे, और फिर वो ई स्टेट जनरल का जो नाम है बाद में चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया। तो कहने का मतलब है ये जो सारा कुछ है वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। लास्ट चीज है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज अडॉप्ट, मतलब हर जगह के लिए, पूरे फ्रांस के लिए एक ही तरह का सरकार बनेगा, वो चीज उन्होंने अडॉप्ट की। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे कि एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू सिंबलाइज नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। कहने का मतलब वही है कि फ्रेंच पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब कि जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिससे फ्रेंच पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, मतलब देश के प्रति जो भावना थी, उसको जगाया। तो ये सारे आप पॉइंट हैं, ये सारा आप लिख सकते हो। फिर रेवोल्यूशनरीज ने हेल्प किया अपना देश, मतलब फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने देश के अंदर क्या, देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग तो जगाया, साथ ही साथ उन्होंने यूरोप के और देशों के अंदर भी नेशनलिज्म फीलिंग को जगाने की कोशिश किया। जब ये न्यूज, जो फ्रांस का जो पूरा न्यूज जो था, जैसे बस्टाइल प्रिज्म को जो तोड़ दिया, उसका न्यूज जब धीरे धीरे यूरोप के हर एक सिटी में पहुंचना शुरू हुआ, तब स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उन्होंने जैकोबिन क्लब, मतलब एक क्लब बनाना शुरू किया। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मिलकर के एक जैकोबिन क्लब बनाया। अब देखते हैं जैकोबिन क्लब के अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब है, राजनीतिक एक ग्रुप है, जो बनाया गया स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने ऑल ओवर यूरोप, मतलब यूरोप के हर एक देश में बनाया, टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिगमेंट, मतलब कि पुराने सिस्टम को हटाने के लिए, इन यूरोप विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कि जैकोबिन क्लब बनाया गया था कि पुराने जैसे कि राजाशाही सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेसी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ये एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट ने बनाया। अब ये आपका है जैकोबिन क्लब का सिंबल, जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब जो भी लोग हैं वो सारे इक्वल है, आजाद है, बस ये चीज। और ये जो है आपके सामने जो ये पर्सन है, इसको बोलते हैं मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। ये जैकोबिन क्लब के लीडर है फ्रांस में। अब जैकोबिन क्लब ने बहुत सारे एक्टिविटीज किए, कैंपेन्स लगाए, जिससे वो और भी ज्यादा क्या कर सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो फ्रांस की आर्मी है
उसको धीरे धीरे और देशों में पहुंचाए, जिससे उन देशों के अंदर भी क्या नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो। जैसे कि उन्होंने क्या किया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ऐसी सारी जगहों में क्या किया, जैकोबिन क्लब ने एक ऐसे रास्ते बनाए जिसकी वजह से फ्रांस जो आर्मी है वो उस जगह पे जाकर उनके राजा को मारे और उधर नेशनलिज्म मतलब एक देश को बनाए। जो फ्रेंच आर्मी थे वो अपने साथ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को भी लेकर जा रहे थे अब्रोड। जब ये सारा कुछ इंसिडेंट्स हो रहा था तो उस दौरान एक ऐसे बंदे थे जिसको मौका मिला कि पूरे फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए, और वो बंदे हैं नेपोलियन। ये है आपके नेपोलियन, जिसका फुल नेम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये है नेपोलियन, ठीक है। 1799 में एक मिलिट्री लीडर जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे डेमोक्रेसी को। कहाँ पे, फ्रांस में। कैसे, उन्होंने पूरे पॉलिटिकल पावर जो था उसको अपने सीज कर लिया, सीज का मतलब अपने हाथों में ले लिया, और उधर दोबारा से मोनार्की सिस्टम को कंट्रोल किया। क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। इस दौरान नेपोलियन को एक मौका मिला कि वो अपनी पावर को वहां पे मेंटेन कर सके। फिर नेपोलियन हैड इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म। ये नहीं कि नेपोलियन गंदे थे, उन्होंने बहुत ऐसे अच्छे काम किए जिसकी वजह से जो फ्रांस था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। और उनके जो सुधार था, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, जो उन्होंने किया उसको सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है, और उसको हम नेपोलिक कोड भी बोल सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि नेपोलिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 उसके फीचर्स क्या थे। पहला फीचर है कि नेपोलिक कोड के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो भी प्रिविलेजेस मतलब बेनिफिट मिलता था बर्थ के बेस में, मान लो अगर कोई बंदा ब्राह्मण में पैदा होता है या फिर कोई बंदा अलग अलग, मान लो अलग अलग जगहों में पैदा होता है, तो कहीं ना कुछ ब्राह्मण या फिर कोई अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो वैसे ही फ्रांस में जो आपको पता ही है 3 ई स्टेट्स होते थे, जिसमें फर्स्ट ई स्टेट में आते कौन थे, कैलर्जी लोग, दूसरे में सेकेंड ई स्टेट में नोबल लोग, थर्ड ई स्टेट में जो कॉमन पीपल्स होते थे। उनमें से जो फर्स्ट ई स्टेट था उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता था, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो थी उसने नेपोलियन ने क्या कर दिया, उस चीज को हटा दिया। दूसरा उसने जो रिफॉर्म किया वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। और उसने ये भी किया कि जैसे कि चर्च जो वाले जो लोग होते थे फ्रांस में, वो क्या करते थे, लोगों की प्रॉपर्टी, उनके जो जमीन होते थे उसको ले लेते थे। लेकिन नेपोलियन कोड ने क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी संपत्ति होगी वो अपने पास ही रखेगा। तो ऐसी चीज का क्या किया उसने, नेपोलियन कोड ने अपना वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया। अगला है टाउन। टाउन्स के अंदर क्या था कि जो यूनियन ग्रुप्स मतलब ग्रुप बनाना, मतलब गिल्ड का मतलब होता है कि ग्रुप बनाकर काम करना, वहां पे रिस्ट्रिक्शन था। तो उस चीज को भी उसने क्या कर दिया, हटा दिया। नेपोलियन ने सोचा कि जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, इसीलिए उसने जो जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था ग्रुप बनाने का वो हटा दिया। आगे है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा किया। और यूनिफॉर्म लॉ मतलब बता ही दिया आपको कि सबके लिए इक्वल कानून। स्टैंडर्डाइज वेट का मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर जगह एक जैसा वेट का यूज किया जाएगा। मेजर्स का मतलब हर जगह जो भी चीज नापने वाला जो सिस्टम होगा वो सारी जगह एक समान होएगा। कॉमन करेंसी वुड इंट्रोड्यूस, मतलब उसने सारी जगह में एक जैसी करेंसी मतलब नोट नोट को उसने स्टार्ट कर दिया। आगे क्या है, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। कहने का मतलब है कि उसने हर एक चीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ऐसा होता था कि जो राजा होते थे वो पैसा लेते थे किसानों से एज अ टैक्स के तौर पर, और उन्हें बोलते थे कि हम तुम्हें बचाएंगे। तो ये जो सिस्टम था ये भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सेफ्टम। सेफ्टम का मतलब है कि पहले ना जो किसान होते थे वो मतलब फार्मर की तरह या फिर समझ लो लेबर की तरह एक जगह में काम करते थे। तो वो चीज बोल दिया कि जो बंदा काम करना चाहे तो कर सकता है। मतलब स्लेवरी सिस्टम पूरी तरह से, मतलब नौकरशाही जो सिस्टम होता है उसको खत्म कर दिया। मेमोरियल ड्यूज मतलब जिसके भी पीसेंट्स के कोई भी लिए गए लोन,
फीस या फिर टैक्स समझ लो, वो सारा कुछ उसने माफ कर दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द 5 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्क्रीड। मतलब जिस जिस जगह में उसने कब्जा किया, सिर्फ फ्रांस में नहीं, उसने धीरे धीरे हर एक जगह में क्या किया, कब्जा किया, और वहां पे भी नेपोली कोड को स्टार्ट किया। तो ये सारे आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो जो चीज उसने नेपोली कोड में किया। आगे है हाउ टू द नेपोलियन मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। मतलब है कि नेपोलियन ने अपना पूरे सिस्टम को कैसे बहुत अच्छी तरह हर जगह लागू किया। तो इसमें भी आप नेपोलियन कोड का एग्जांपल दे सकते हो। अगला है रिएक्शन ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोली कोड इन कॉन्क्रीट एरिया। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस जगह में नेपोलियन ने कब्जा किया, तो उस जगह में जो सिविल कोड भी स्टार्ट किया होगा, तो लोगों का कैसा रिएक्शन था। तो नेपोली कोड वॉज exported to the region under French control, such as Switzerland, Germany, etc. मतलब नेपोली कोड सिर्फ फ्रांस में नहीं, अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ नेपोलियन का कंट्रोल था वहां पे भी इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। और इनिशियली शुरू में तो क्या किया, इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्सो, इन जगह में द फ्रेंच आर्मी वॉज वर वेलकम एज हारब्रिंगर ऑफ लिबर्टी। मतलब कि होलैंड, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी जो ऐसी जगह थी, सिटीज थे, उनमें शुरू में जो फ्रेंच आर्मी थे उनको तो बहुत ज्यादा वेलकम किया गया। उन्हें तो लिबर्टी का साइन भी, मतलब कहने का मतलब आजादी का, बोलते नहीं दूध टाइप, ऐसा भी समझना शुरू कर दिया लोगों ने। बट जो इनिशियल एंथुसियाज्म, मतलब जो लोगों के अंदर जो ये खुशी था, वो धीरे धीरे बदल गया हॉस्टिलिटी में। मतलब कि जो लोगों के अंदर पहले इतना उत्साह था, जोश था कि भाई हमें आजादी मिलने वाली है, वो धीरे धीरे नफरत में बदलना शुरू हो गया। इसका रीजन ये है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि नेपोली कोड स्टार्ट हुआ था, तो डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। कहने का मतलब ये है कि उसने लोगों की आजादी को छीनना शुरू कर दिया। फ्रांस में तो लग रहा था कि सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जब दूसरे स्टेट में भी जब ये चीज स्टार्ट हुआ, नेपोली कोड स्टार्ट हुआ, तो लोगों को लग रहा है कि भाई असल में नेपोलियन हमारी आजादी को छीन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि नेपोली कोड का फेल होने का। तो इसलिए क्वेश्चन एक ऐसा भी बन सकता है कि क्या है ड्रॉबैक नेपोली कोड की। सबसे पहला है कि नेपोलियन ने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वो धीरे धीरे जिस जिस एरिया में बढ़ता जा रहा था, एरिया को कब्जे में ले रहा था, तो मतलब लड़ाई कर रहा था उधर, क्योंकि लड़ाई करेगा तभी तो वो एरिया कब्जे में लेगा। तो लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो इसीलिए क्या है, वो जगहों में क्या करता, अलग अलग जगहों में टैक्स बढ़ा रहा था। दूसरा, सेंसरशिप वॉज इम्पोज। सेंसरशिप का मतलब है कि कोई भी मीडिया नेपोलियन के बारे में गलत नहीं छापेगा, तो ऐसा चीज भी क्या कर दिया उसने, इम्पोज कर दिया। तीसरा है फोर्स टू ज्वाइन फ्रांस आर्मी या फ्रेंच आर्मी। क्या हुआ कि जो नेपोलियन थे उसने क्या किया, जो अलग अलग जगहों में जो लोग थे, लड़के थे, यूथ थे, उनको क्या किया, फ्रेंच आर्मी के अंदर भर्ती जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। लास्ट में ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, मतलब जो भी आजादी पहले लगता था लोगों को आजादी मिलेगा, उसके ऊपर भी रोक लगाना शुरू कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा इतना क्या है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरिया कंक्रीड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल। मतलब वही है कि लोगों को कैसा महसूस हुआ कि जब नेपोली कोड स्टार्ट हुआ। तो आप ये सारा कुछ लिख सकते हो जितना भी आपको बताया। आगे है ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। इसके ये 4 पॉइंट है कि टैक्स उसने बढ़ाया, उसने मीडिया के ऊपर सेंसरशिप का मतलब पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया कि वो कोई गलत नहीं छाप सकता। तीसरा, लोगों को जबरदस्ती अपने आर्मी में भर्ती करवा रहा था। लास्ट पॉइंट में क्या कि जो भी लोगों की आजादी थी उसको भी छीनना शुरू कर दिया।